कभी मौसमों से शराब में, कभी बामो दर के आजाब में। वहाँ उम्र हमने गुजार दी जहाँ सांस लेना महाल था। कहीं खूनो दिल से लिखा तो था तेरे सारे हिजर का सानेहा। वो अधूरी डायरी खो गई, वो न जाने कौन सा साल था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल माला। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, नॉवल स्टार्ट करने से पहले गाइस जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, लाइक का बटन दबा दें और नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला। हिस्सा अव्वल, लाहौर, किस्त नंबर 3। जब हम छोटे थे हमें कहानियों में जादू अपना गर्विता बना लेता था। फिर हम बड़े हुए और हम डरने लगे मोहब्बत से। न जाने किस मुकाम पे हमने भुला दिया इस बात को कि जादू और मोहब्बत एक ही शय है। जे आरोग। तारीख थी 5 अप्रैल, शहर था इस्लामाबाद का और वक्त था इस मुलाकात के खत्म होने का। होटल स्वीट में वो दोनों घड़ी के 6 और 12 की सुइयों की तरह आमने सामने खड़े थे। तुमने कभी सुना है ऐसे शख्स के बारे में जो किसी दिन अचानक से गायब हो जाता है? वो अपने अपार्टमेंट से निकलता है और फिर वापस नहीं आता। माहिर फरीद सर्द लहजे में कह रहा था, तुम कैफ जमाल इस जॉब को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकते। ये जॉब तब खत्म होगी जब मैं कहूँगा, और जब तक मैं नहीं कहूँगा तुम्हारे अपार्टमेंट से बदबू भी नहीं उठेगी। अब ये पैकेट उठाओ और जाके नए जूते खरीदो। कैफ का चंद मिनट पहले बहाल हुआ एतमाद ऐसे बिखर गया जैसे हवा से सूखे पत्ते बिखर जाते हैं। उसने मेकान की अंदाज में सर हिला दिया। पैसे, मेंटोरशिप, अपने बिजनेस का कामयाब हो जाना, ये सब उसकी जरूरियात थी। लेकिन उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि इन जरूरियात को पूरा करने के लिए उसने खुद को एक गलत आदमी के साथ सौदे में फंसा दिया है। मजीद कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। माहिर फरीद ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। मेरी लंदन की फ्लाइट है, मुझे वापस जाना है, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। कैफ जमाल ने कुछ कहने के लिए लब खोले। उसी वक्त रूम का दरवाजा खटका। ऐसे नहीं जैसे बेल बजाते हैं, बल्कि ऐसे जैसे कोई जूते से 2-3 दफा ठोकर मारता है। माहिर फरीद ने कैफ से नजर उठाई और मालिक को देख के आबरू से दरवाजा खोलने का इशारा किया, मगर मालिक ने अपनी जगह बैठे बैठे महज कंधे उचका दिए। कैफ जमाल ने कुछ कहने के लिए लब खोले। उसी वक्त रूम का दरवाजा खटका। ऐसे नहीं जैसे बेल बजाते हैं, बल्कि ऐसे जैसे कोई जूते से 2-3 दफा ठोकर मारता है। माहिर फरीद ने कैफ से नजर हटाई और मालिक को देख के आबरू से दरवाजा खोलने का इशारा किया, मगर मालिक ने अपनी जगह बैठे बैठे महज कंधे उचका दिए। उसके पास कार्ड है, खुद खोल लेगा। चंद लम्हे बाद कार्ड स्वाइप होने की बिप बजी, फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक दरवाजा खोलने में कितनी मेहनत लगती है यार, तुम लोग मेरे साथ ये जानबूझ के करते हो। अंदर दाखिल होने वाला शख्स झंझला के कहते हुए रुक गया। कैफ अभी तक माहिर को देख रहा था, लेकिन उसे खिड़की के शीशे में मध्यम सा अक्स दिखाई दिया। वो एक नौजवान था जिसके हाथ में पकड़ी पेपर ट्रे में डिस्पोजेबल कप नजर आ रहे थे। कैफ जमाल को देखकर नौवारिदे ने नजरें झुकाई, कप गिने 1, 2, 3, फिर चेहरा ऊपर उठा के कमरे में मौजूद अफराद की गिनती की। अब के वो बोला तो आवाज में माजरत थी, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ हम 4 लोग होंगे। कैफ को खुद नहीं मालूम था इस रोज होटल स्वीट में वो 3 नहीं 4 होंगे। उसने माहिर फरीद से नजरें हटाई और गर्दन मोड़ के उस शख्स की तरफ देखा। नौवारिद उम्र में 26-27 वर्ष का नौजवान लगता था। बाल स्याह गुंगड़ियाले थे,
माथे पे एक तरफ से आगे को गिरते थे, कानों के ऊपर से उस तरह भिड़ा था। उसका लिबास भी उसके बालों की तरह कैजुअल सा था। गोल गले की टी शर्ट पर हल्का नीला कोट जिसके आस्तीन रश्ड थे। कोहनी के आसपास सिलवटें डाल के इकट्ठे सिले थे ताकि आस्तीन ऊपर चढ़ाने का तासुर मिले। वो क्लीन शेव मुस्कुराते चेहरे वाला नौजवान पैरों में बिना जराबों के ओवरसाइज जॉगर्स पहने हुए था। उसने ट्रे मेज पे रखी, अपना कप उठाया और सट्रा होंठों में डालता एक सिंगल सोफे पे जा बैठा। टांग पे टांग जमाई और जोगर वाला पैर झुलाते हुए दिलचस्पी से कैफ को देखा। कोई मुझे बताएगा ये कौन है? उसका लहजा काफी हद तक एक्सेंटेड था। ये कैफ जमाल है, बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए इसे बुलाया है। कैफ? ये कैफ है? नौवारिद हल्का सा हंस दिया। एनीवेज, मैं सबका चाय कावा ले आया हूँ, होटल किचन से खुद बनवा के। सॉरी कैफ, मुझे तुम्हारी आमद का इल्म नहीं था, माजरत करके सट्रा लबों से लगा लिया। कैफ अभी तक अचंभे से उस नौजवान को देख रहा था जो इस सारे मंजरनामे में मिसफिट था। कैफ को अपनी तरफ देखता पाके उसने सट्रा होंठों से हटाया और दिलचस्पी से मुस्कुराया। मैं बियरबल हूँ, तुम मुझे बियर भी कह सकते हो, या जैसे माहिर कहता है सिर्फ बी। उसके कोल्ड कॉफी कप के ऊपर मार्कर से लिखा था बिरबॉल। उसे अब नजर आया था, बस एक नजर उस नाम को पढ़ा और जवाब दिए बिना माहिर फरीद की तरफ मुड़ गया। उसे इन लोगों के साथ ना मुस्कुराने की जरूरत थी, ना ज्यादा घुलने मिलने की। मजीद कोई सवाल? माहिर ने आबरू उठा के पूछा। एक ही दफा सब सवाल पूछ लो। मालिक अपना कप उठाते हुए अब कोफज़दा लग रहा था, जैसे वो जल्द अज जल्द कैफ जमाल को वहां से भेजना चाहता हो। अगले 2 माह मुझसे राब्ते में कौन रहेगा? सिर्फ मालिक, क्योंकि मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। माहिर ने अपने कप को अभी तक हाथ नहीं लगाया था। वो दोनों इसी तरह आमने सामने खड़े थे। ठीक है, मैं 2 माह तक इस जॉब को करूंगा, कैफ सोच सोच के बोल रहा था। उसे तमाम पहलुओं पे गौर करना था। वो बार बार पैसे उठा के वापस इस स्वीट में नहीं आ सकता था। उसे इस साइकोपिथ से जो मनवाना था अभी मनवाना था। लेकिन अगर मुझे इस लड़की की नौकरी अच्छी लगी और 2 माह के बाद भी मैं इस नौकरी को करना चाहूँ तो रुक के वजाहत की। वो एक कामयाब रेस्टोरेंट चलाती है, मैं उसके पास रह के बहुत कुछ सीख सकता हूँ। इस बात पे होटल स्वीट में सन्नाटा छा गया। मालिक और माहिर ने एक दूसरे को देखा और सट्रा से घूंट भरता बिरबल हंस दिया। फिर कप नीचे करके महफूज अंदाज में बोला, माहिर, तुमने इसको असल बात नहीं बताई क्या? कैफ ने चौंक के बारी बारी उनको देखा। इन तीनों ने निगाहों में तबादले किए थे। कैफ जमाल, माहिर फरीद खनकारा। आवाज में कदरे नरमी थी। तुम 2 माह से ज्यादा इस जॉब को नहीं कर सकते। मेरा और तुम्हारा मुआहिदा 2 माह बाद खत्म हो जाएगा। कदरे तौक़ुफ़ से बात जारी रखी। जब तुम इस जॉब से इनकार कर रहे थे तो मैंने तुम्हें 2 बातें कही थी, क्या वो तुम्हें याद है? बियरबॉल मुस्कुराते हुए उन्हें देखता सट्रा से कॉफी हलक में खींच रहा था। मुझे याद है तो मेरे वो 2 फिक्रे दोहराओ। बहुत बेहतर। आपने कहा था कि वो माहिर फरीद के अल्फाज दोहराने लगा। पीले रंग की बस तेज रफ्तारी से सुरमई सड़क पे रवां दवां थी। चिली वीक के पहाड़ों का सिलसिला दूर पीछे रह गया था और वैनकूवर की ऊंची इमारतों की स्काई लाइन नजर आने लगी थी। वैनकूवर कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया का सबसे मारूफ शहर था। ये दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से है। दुनिया भर के उमरा और रूसा में इस शहर में घर खरीदना एक ट्रेंड बन चुका है। इस घर को लेकर वो छोड़ देते हैं और वहां सिर्फ छुट्टियों के चंद हफ्ते गुजारने आते हैं। माही के शहर चिली वीक से ये शहर वैनकूवर घंटे भर की ड्राइव पे था। वो उमरा की तरह यहाँ सैरो तफरी के लिए नहीं जा रही थी। वो अपने जवाब ढूंढने उस सफर पे निकली थी। आखिरी सीट पे बैठी खिड़की से माथा टकाए गुमसुम सी माहिर बाहिर भागते दरख्त देख रही थी। आज स्याह बादल काफी नीचे तक
उतरते महसूस हो रहे थे। बारिश किसी भी लम्हे शुरू होने वाली थी। बस के शीशे पे उसके सांसें धुंध सी बन गई थी। माही ने उंगली से उस पे लकीर खींची। 1 2 3 4 वो एम लिख रही थी। बचपन में जब भी वो सर्दियों में लंबे रूट पे सफर करते, कार के शीशों पे धुंध जम जाती थी कि कार का हीटर नहीं काम करता था। वो तीनों बच्चे अपने अपने शीशों पे ऐसे ही अपने नाम लिखा करते थे। माँ कहती थी, परे फजूल हरकतें ना किया करो। रमजान के दिन होते और रास्ते में रोजा खुल जाता तो वो किसी रेडी से पकोड़े खरीद लेते। माँ पकोड़ों का गरम अखबार वाला लिफाफा अपनी गोद में रखती और बारी बारी हर बच्चे को देती। वो चटनी के पैकेट के कोने में दांत से एक सुराख करती, एक पकौड़ा मुंह में, एक घूंट चटनी का। अब हीटर वाली कार्स भी थी। अब वो बहन भाई जहाजों में सफर करते थे, आला रेस्टोरेंटों में खाना खाते थे। आबाद और माही तो बहुत ट्रैवल करते थे, लेकिन सारी दुनिया में इन पकोड़ों जैसा कुछ ना था। धुंध छटने लगी थी। उसका बनाया एम मध्यम पड़ने लगा। धुंधले शीशे के इस पार बस स्टॉप नजर आ रहा था। उसने बेल बजाई। बस की रफ्तार आहिस्ता हुई। वो स्टॉप पे उतरी तो कमर पे हाथ रखे हुए थे, दूसरे हाथ में बैग पैक था। स्टॉप पे नसब बेंच पे बैठ के माही ने चंद गहरे सांस लेके खुद को कंपोज किया। ये सफर करना उसके लिए मुनासिब ना था, लेकिन उसे ये रिस्क लेना था। चंद लम्हे वो वहीं बैठी रही, फिर गर्दन उठा के स्याह आसमान को देखा। बारिश जल्द शुरू होने वाली थी। तभी उसे ख्याल आया। बादलों पे हाथ फेरा। छोटे कटे बालों पे हेयर बैंड लगा था। उसने गर्दन में बंधा सिल्क तपूना स्कार्फ उतारा और सर पे लपेट के गर्दन तले गिरा बांधी। बैग पैक कंधों पे पहना और उठ खड़ी हुई। सफेद जोगर से चलते हुए वो साइड वॉक पे आगे बढ़ रही थी। उसका रुख एक 2 मंजिला इमारत की जानिब था जो इस स्ट्रीट के दहाने पे बनी थी। बेल बजा के वो इंतजार करने लगी। इमारत के दाखिली दरवाजे में शीशे लगा था, उस पे धुंध जमी थी। वो आदतन उस पे उंगली फेर के कुछ लिखने लगी। तभी दरवाजा अंदर की तरफ खुलता गया। वो संभल के सीधी हुई। अस्सलाम वालेकुम मबैना। भूरी दाढ़ी और टोपी वाले डॉक्टर राइद सामने नजर आए। उन्होंने मुस्कुरा के उसके लिए रास्ता छोड़ा। वो ब्लैक पैंट पे ड्रेस शर्ट पहने हुए थे और पैरों में जराबें थी। अब बात नहीं आया? नहीं, मुझे अकेले में कुछ बात करनी थी डॉक्टर रॉयड। वो तेजी से अंदर आई, झुक के जूते उतारे और जराबों से चलती हुई उनके पीछे चली आई। कॉरिडोर से गुजर के एक हालनुमा कमरा था जहां नमाज के कालीन बिछे थे। कोनों में चंद बुक रैक्स थे जिनमें इस्लामी कुतब सजी थी। 2-4 अफराद कहीं ना कहीं बैठे किसी किताब या तस्बीह में मसरूफ दिखाई देते थे। गालिबन अभी अभी वो लोग जोहर की जमात से फारिग हुए थे। मैं नीचे नहीं बैठ सकती, हम कहीं ऊपर बैठ सकते हैं? उसकी बात पे डॉक्टर रॉयड ने सर हिला दिया और एक कोने में चले आए। वहाँ एक मेज के गिर्द 2 कुर्सियां रखी थी, साथ खिड़की थी। उसके शीशे पे भी हल्की सी धुंध जमी थी, लेकिन बाहर की तरफ। वो इस पे लकीरें नहीं खींच सकती थी। बताइए, क्या चीज आपको आज मस्जिद खींच लाई? वो दोनों आमने सामने बैठ गए तो माही ने बैग पैक स्केच बुक निकाली, मगर उसे खोला नहीं। उसने डॉक्टर रॉयड को देखते हुए बेबसी से पूछा, एक बच्चा है, मैं उसका गला दबा के उसे मारना चाहती हूँ। 2 दफा कोशिश की है लेकिन वो नहीं मरता। मैं आपसे पूछने आई हूँ कि मैं उसे कैसे मारूं। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। इस मंजर को यही रोक के हम अपनी कहानी में वापस जाते हैं। मुबीन मंजिल पे रमजान की रौनक इस साल गुज़श्ता बरसों जैसी नहीं थी। वो जो इस्लामाबाद से यहाँ एक शादी अटेंड करने आई थी, उसकी जिंदगी यही रुक के रह गई थी। जैसे पेंट की ट्यूब का ढक्कन बंद करना भूल जाओ और सारा पेंट वहीं सूख जाए। रंग रह जाता है मगर वो रंग नहीं होता। डॉक्टर वोरा की अपॉइंटमेंट के बाद माला और मोहित ने तय किया था कि वो माँ को उनकी बीमारी का इल्म नहीं होने देंगे। माँ वैसे भी मजीद थकी हुई और गनूदा गुनूदा दिखाई देती थी। फिलहाल उनको एपीबॉल दी गई थी ताकि इनको फिट्स दौड़े ना पड़े और दिमाग में ट्यूमर की सूजन को कम किया जा सके। माँ लाउंज में ड्रामा देखते हुए सो गई थी।
और वो कबीरा ताई के फोन के बाद बेचैन सी थी। माही को जैसे ही कॉल मिलाई उसने झट फोन उठा लिया। क्या कहा डॉक्टर वोहरा ने? माही उससे ज्यादा बेचैन थी। पाकिस्तान से एक एक फोन कॉल की मुंतजिर, लेकिन हर घंटे पे डर जाने वाली। ग्लोमा है। उसकी आवाज मध्यम हुई। ये नहीं हो सकता। मैंने इतनी दुआएं मांगी हैं कि ये ट्यूमर बिंगिन बेजरर हो, ये फैलने वाला ना हो। फिर कैसे? वो बेयकीन थी। माही, कबीरा ताई का फोन आया था। माला की सुई कहीं और अटकी हुई थी। उनको मालूम है ग्लोमा के बारे में। व्हाट? माही किसी ख्वाब से जागी। उनको कैसे मालूम हुआ? यही तो मैं सोच रही हूँ। चार्जिंग कम होने की टोन बजी तो माला मोबाइल कान से लगाए अपने कमरे में चली आई। सुबह उसका चार्जर बिजली की वोल्टेज ऊपर नीचे होने से जल गया था। वो अपनी अलमारियों के दराज खोल के चेक करने लगी थी। एक पुराना चार्जर यही कहीं रखा दिखाई दे रहा था। हमारे मुलाजिम। माही फौरन से नतीजे पर पहुंच गई। उन्होंने ही बताया होगा। नहीं यार, उनको खुद नहीं मालूम। फिर वो सब पुराने मुलाजिम हैं। एक दराज बंद करते करते वो ठहर गई। धीरे से उसे वापस पूरा खोला। वो कैफ? वो तो नया है। क्या पता वही इन्वॉल्व हो। उसको मैंने खुद हायर किया था माही। वो कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? अच्छा, मेरी चार्जिंग खत्म होने वाली है। उसने फोन रख दिया और वहीं जमीन पे बैठ गई। दराज पूरा खोल लिया। वहां एक मखमल का बैग रखा था। कशमाला की सबज आंखों में मुस्कुराहट उतर आई, जैसे एक पुराने दोस्त से मुलाकात हुई हो, वो जिससे अरसे से नाराजी चल रही हो। उसने बैग निकाला और धड़कते दिल से खोला। अंदर तरतीब से 8 खाने बने थे। हर खाने में मुख्तलिफ साइज के पेंट ब्रश रखे थे। उसने बैग खोला और धड़कते दिल से खोला। अंदर तरतीब से 8 खाने बने थे। हर खाने में मुख्तलिफ साइज के पेंट ब्रश रखे थे। उसने उंगलियों के पोरों से ब्रशेस के अकड़े बालों को छुआ। वो मजबूत मगर नरम थे। बिजनेस, अकाउंट्स, सेल्स, कस्टमर्स, इन सब में गुम होके उसे ये भूल ही गए थे। उस रोज स्टूडियो की सफाई करते वक्त बहुत सा सामान निकला था, जिसे उसने एक कैबिनेट में बिना कुछ महसूस किए डलवा दिया था, क्योंकि इनमें मौजूद उसके फेवरेट ब्रशेस अब तक खराब हो चुके थे। लेकिन ये वाले ब्रश ये उसने बहुत चाह से लिए थे, मगर कभी इस्तेमाल नहीं किए। शायद वो ब्रश भी इससे नाराज थे और शायद वो कभी उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। माँ का ट्यूमर फिर से याद आ गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। माला ने माही को कह दिया था कि कैफ मुलव्वस नहीं हो सकता, लेकिन माही की तसल्ली नहीं हुई थी। वो बेड पे लेटे लेटे छत को देखती कुछ सोचे गई। कबीरा ताई को कैसे मालूम हुआ? ये छोटी बात नहीं थी। कौन है उनके घर में जो जासूसी कर रहा है? या फिर वो बच्चा? उसने सर झटका और मोबाइल स्क्रीन रोशन की। फिर सलीम को कॉल मिलाई। कनाडा आने से कबल उसने सलीम की मिनटों पे अपना पुराना एंड्रॉयड मोबाइल उसे दिया था। सलीम टच मोबाइल पे खुश हो गया था। माला इस्लामाबाद होती थी तो माही सलीम को व्हाट्सएप कॉल करके वक्त भी से बात करती और घर की देखभाल की हदायत देती रहती थी। घर में कौन आया कौन गया, माही को ब्रिटिश कोलंबिया में बैठ के भी सारी खबरें मिल जाती थी। सुनो सलीम, घर से बाहर निकल के मुझसे बात कर सकते हो? राजदारी से पूछा। बाजी, वाईफाई खत्म हो जाएगा और डाटा मेरे पास है नहीं, वो मासूमियत से बोला। हाँ तो अपना जेब खर्च मोबाइल पे फिल्में भरवाने में ना जाया किया करो ना। अच्छा सुनो, आवाज आहिस्ता की, ये कैफ कैसा आदमी है? मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। तुम्हारी बात पसंद आई तो क्या पता मैं तुम्हें नया फोन भिजवा दूं। और शर्टें भी? शर्ट नहीं होता, शर्ट होता है कमबख्त, वो दांत कचकचा के बोली। सॉरी बाजी, वो हर दफा ढटाई से दांत निकाल के सॉरी कह दिया करता था, सीखता नहीं था। अच्छा, ये कैफ वारदातिया है पूरा। उसके बटुए में बड़े नोट होते हैं जी, और ये अपने कंप्यूटर पे किसी लड़की से बातें करता है कई कई घंटे। कहता क्या है? मैंने उसकी खिड़की से देखा था, आवाज नहीं आती, बस लड़की की शक्ल दिखाई दी थी। ये लंबे बाल थे उसके। और सलीम को थोड़ी सी शर्म आई। और जी, उसने बगैर आस्तीनों वाली शर्ट पहनी हुई थी। शर्ट? मारूंगी मैं तुम्हारे सर पे। शर्ट होता है।
आगे बोलो। बड़ी कोई अमीर सी लड़की लगती थी, टीवी वालियों जैसी, और हाँ, हर रोज ठीक 5 घंटे के लिए वो गायब हो जाता है। माला बाजी उसे छुट्टी दे देती है दोपहर में, फिक्स टाइम पे जाता है, फिक्स टाइम पे आता है। मुझे लगता है दूसरी कोई नौकरी करता है। कोई काम की बात बताओ। और कुछ नहीं करता, निकम्मा है जी, सारा दिन बच्चों की तरह अपनी ड्राइंग की किताब में लकीरें खींचता रहता है, कभी मोटरसाइकिल बनाता है, कभी कुछ। उसके पास लंबी लंबी पेंसिलें हैं, पेंसिलें नहीं पेंसिल्स होता है। नकल करके मैट्रिक किया था क्या? बदमजा हो के कॉल बंद की। कैफ उसे बेजरार लगा था, काम से काम रखने वाला। फिर उसने मोबाइल पे डॉक्टर रॉयट की चैट निकाली। अभी तक उनका जवाब नहीं आया था। वो अबाद के उस्ताद थे। अबाद कम उम्र में पढ़ाई के लिए कनाडा आया था। उसकी फैमिली पहले लाहौर और फिर अमेरिका में सेटल हो गई थी। अबाद को कनाडा पसंद था। वो इस उम्र में यहाँ आया था जिसमें लड़के बहुत आसानी से भटक जाते हैं, लेकिन यहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर रॉयड से हुई। वो उन्हें अपना शेख कहता था। अबाद ने उनसे दीन और अरबी जुबान सीखी, साथ साथ पढ़ाई जारी रखी। मैकाट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करके वो पाकिस्तान वापस चला गया। चंद साल उसने वहां काम किया और फिर कनाडा में एक दोस्त के तवसत से उसे अच्छी जॉब मिल गई। वो यहाँ वापस आया तो जल्द ही उसका तबादला ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के एक सूबे में हो गया। अबाद ने कई साल ओंटारियो, एक दूसरे सूबे के शहर टोरंटो में गुजारे थे। ये दोनों सूबे एक दूसरे से बहुत दूर थे। उनकी जिंदगियां मुख्तलिफ थी। उसके लिए बीसी ब्रिटिश कोलंबिया में एडजस्ट करना मुश्किल था, लेकिन हाल ही में डॉक्टर रॉयड यहाँ शिफ्ट हो गए थे तो अबाद बहुत खुश नजर आता था। माही की मुलाकात डॉक्टर रॉयड से चंद एक दफा हुई और अब वो अपने सवालों के जवाब के लिए उनसे बात करना चाहती थी, मगर वो आजकल मसरूफ थे। जाने कब वो उसे वक्त दें। अबाद कमरे में आया तो वो बेड पे लेटी सोच में गर्क थी। मैं सोच रही हूँ डॉक्टर रॉयड के पास जाऊं और उनसे पूछूं। क्या? वो अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था, उस बच्चे के बारे में। माही यार, खुदा के लिए उस बच्चे का पीछा छोड़ दो। वो जैसे बदमजा हुआ, एक शर्ट निकाली और उसे उलट पुलट के देखने लगा। वैसे भी बड़े बूढ़ियां कहा करते थे कि इस हालत में खूबसूरत बच्चे देखने चाहिए ताकि आने वाला बच्चा खूबसूरत हो। तुम इस बच्चे की तस्वीरें बनाती रहोगी तो मुझे डर है कि मेरा बच्चा भी इतना बदसूरत और लंबे कालों वाला ना पैदा हो जाए। वो हंस के बोला तो माही ने बुरा सा मुंह बना लिया। हर बात मजाक में, वो कहते कहते रुकी। लम्हे भर को उसका सांस रुक गया। मैंने उसके कान तो कभी नहीं बनाए। तुम्हें कैसे मालूम? उसके कान लंबे थे। दूसरी शर्ट निकालते निकालते अबाद साकत हो गया। फिर उसने आहिस्ता से अलमारी बंद की और जब बोला तो माही को नहीं देख रहा था। तुमने ही बताया होगा, मुझे कैसे मालूम होना है? और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुमने भी उसे देखा है ना? वो बेयकीनी से बुड़बुड़ाई, लेकिन अबाद जा चुका था। वो शुशद्दर सी वहीं बैठी रह गई थी। मस्जिद के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। काले बादल हल्की फुल्की बूंदाबांदी बरसा रहे थे। मस्जिद के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। काले बादल हल्की फुल्की बूंदाबांदी बरसा रहे थे। कतरे खिड़की के शीशे से टुकड़ा के नीचे फिसलते जा रहे थे। गीले शीशे के दूसरी तरफ मेज के गिर्द बैठे दो वजूद दिखाई दे रहे थे। माही दोनों हाथ मेज पे पड़ी स्केच बुक पे रखे हुए थी। वो बार बार इस तरह से मुट्ठियां बंद करती और खोलती थी। सामने बैठे डॉक्टर रॉयड उसकी बात पे मुस्कुराए थे। अल्लाह के घर में बैठ के गला दबाने की बात। ओ नो मुबैना, उन्होंने मुस्कुरा के सर दाएं बाएं हिलाया। क्या पियेंगे आप? रोजा नहीं होगा आपका गालबन। कॉफी। उसने कॉफी की टाइप नहीं बताई। इस वक्त वो कुछ भी ले सकती थी। वो कॉफी लेने उठ गए तो माही गर्दन मोड़ के खिड़की पे गिरते कतरे देखने लगी। वो क्रिस्टल के दानों की तरह सारे शीशे को ढके हुए थे। दफ्तर उनमें से एक फिसलता और दूसरे तीसरे को साथ लिए बस्ती का सफर करने लगता। वो यकटक उनको देखे गई। वो कितने खूबसूरत थे, मगर उनकी जिंदगी कितनी छोटी थी। अभी हवा का झोंका आएगा और वो नीचे गिर के फना हो जाएंगे। मोहित रात में घर आया तो माला ने छूटते ही कबीरा ताई वाले मामले की खबर दी।
मोहित औरतों की सियासतों में नहीं पड़ता था। उसे कबीरा ताई सामने नजर आ जाती तो अच्छे से सलाम करके हट जाता था। सारी बात सुन के गहरी सांस ली और सादगी से कहा, मैंने टेस्ट रिपोर्ट्स जवाद को भेजी थी। वो हमारा कजन है, मगर कबीरा ताई का भांजा भी है। जाहिर है उसी ने बताया होगा। कशमाला की परेशानी उसकी एक बात से दूर होती गई। कोई उसके घर में उनकी जासूसी नहीं कर रहा था। जवाद न्यूरोलॉजिस्ट था और ये तय था कि अब माँ की रिपोर्ट से एक दूसरे डॉक्टर तक जानी थी। लाहौर में उनके कई रिश्तेदार थे, बात निकलनी थी। जरूरी ये था कि बात माँ तक ना पहुंचे। वो कबीरा ताई उनके बेटे और माँ की रिपोर्ट्स को सोचते सोचते सो गई थी जब रात के किसी पहर उसकी आंख खुली। एक मर्दाना आवाज उसके करीब सरगोशी। किसी ने उसके बालों को छुआ, फिर उसकी गर्दन को, फिर दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वो एक झटके से गहरी नींद से जागी, फिर खौफ के आलम में दाएं बाएं देखा। वो तन्हा थी, माँ सो रही थी, कमरे में कोई नहीं था। उसने आंखों में खौफ लिए दरवाजे को देखा। वो बंद था, लेकिन उसने वाजिया चिड़चिड़ाने की आवाज सुनी थी। कोई उसके कमरे में था। कोई उसके कमरे में कैसे आ सकता था? शायद कोई बुरा ख्वाब था। हर दफा की तरह वो आहिस्ता से बिस्तर से निकली, दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने बिना आवाज के दरवाजा खोल के बाहर झांका। लाउंज नीम अंधेर और सुनसान पड़ा था। वो दरवाजा बंद करके बेड रूम की खिड़की तक आई और पर्दा 2 उंगलियों से जरा सा सिरकाया। बाहर कैफ पोर्च में टहलता नजर आ रहा था। कानों में एयरपॉड्स लगे हुए थे और वो दबी दबी आवाज में कुछ कह रहा था। उसके चेहरे पे बरहमी थी। खिड़की के शीशे बंद होने की वजह से आवाज ठीक से नहीं सुनाई देती थी। उसे आवाज सुननी भी नहीं थी। वो चुपचाप उसे देखे गई, अपना ख्वाब चंद लम्हे के लिए भूल गया। कैफ ने कान में लगे पोर्ट को उंगली से दबा के गालबन काल काटी और फिर दीवार के साथ जा खड़ा हुआ। दोनों हाथ दीवार पे रखे, सर झुका दिया, फिर जोर से दीवार को जोगर्द से ठुड्डा मारा। वो गुस्से में था, झंझलाया हुआ भी लगता था। उसने पहली दफा कैफ के चेहरे पे इतनी बरहमी देखी थी। कशमाला पर्दे के सामने से हट गई। यकीनन उसने बुरा ख्वाब देखा था। बाहर गेट के साथ खड़े कैफ ने दीवार को 1-2 ठुड्डे मजीद मारे, फिर वो वहां से हटने लगा था जब सामने वाले घर की बलाई मंजिल पे नजर पड़ी। वहां सीसीटीवी कैमरा लगा था। उसने चौंक के अपने गेट को देखा। गेट उस कमरे के वहां सीसीटीवी कैमरा लगा था। उसने चौंक के अपने गेट को देखा। गेट उस कैमरे के रुख पे था। उसके जहन में एक नया ख्याल सर उठाने लगा। सुबह जब सामने वाले साहिब मॉर्निंग वॉक पे निकले तो वो उनकी ताक में खड़ा था। वो गेट बंद कर रहे थे जब कैफ सड़क पार करता हुआ उनके करीब आया। कैसे हैं आप सर? हशाश बशाश से कैफ ने मुस्कुरा के सलाम झाड़ा। वो मुड़े और उसे देख के मुस्कुराए। मैं फिट हूँ, तुम कैसे हो? बखूदार सर से पैर तक उसे देखा। जीन्स और टी शर्ट में मलबूस छोटी छोटी बड़ी शेव वाले इस नौजवान को वो चंद दिन से पूरे जहां बेगम के घर के अंदर बाहर जाते देख रहे थे। मैं आंटी का दूर का भांजा हूँ, लाहौर में जॉब लग गई है, इसलिए उनके पास रह रहा हूँ। वो दोनों उनके गेट के सामने खड़े थे। कल मैंने आपको अपने मालिक को डांटते हुए सुना, बहुत अफसोस हुआ उसकी वजह से। एक नजर घर के बाहर लगे पौधों पे डाली, आपके सारे पौधे झुलस गए। उधेर उमर साहिब ने जेरे लब माली की शान में कई अल्फाज कह दिए। वैसे हमारा माली बहुत काबिल है, आंटी ने देखभाल के रखा है। 2 दिन आता है लेकिन काम अच्छा करता है। आपको उसका नंबर दे देता हूँ। मोबाइल निकालते हुए वो खलूस से कह रहा था। बात से बात निकलती गई। चंद मिनट वो वहीं बीच सड़क के खड़ा उनसे गुफ्तगू करता रहा। फिर थोड़ी बड़ी शेव को 2 उंगलियों से खजाते हुए तज़-बज़ब से बोला, कुछ दिन पहले मेरा लैपटॉप चोरी हो गया था। आंटी बीमार है इसलिए किसी को बताया नहीं। सफाई वाली मुलाजमा पे शक है मुझे। आप अगर मुझे अपनी सीसीटीवी की फुटेज देखने दें तो? हाँ क्यों नहीं, मुझे तारीख और वक्त बता दो, मैं वाक से फारिग होके फुटेज ईमेल कर देता हूँ। वो उसके कंधे को थपथपा के आगे बढ़ गए। उससे मिलके वो खुश हुए थे। लाहौर में अपर मिडिल क्लास
والدین قابل اور ہینڈسم نوجوانوں سے مل کے ہمیشہ خوش ہوتے تھے۔ ان والدین میں سے اکثر اپنی بیٹیوں کو صاف صاف کہہ دیتے تھے کہ وہ یونیورسٹی جا کے اپنا میچ خود تلاش کریں۔ لاہور کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والی لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد اسی مقصد پہ فوکس کرتی تھی۔ جیسے جیسے فائنل ایئر قریب آنے لگتا، ان لڑکیوں کی بے قراری اور ڈسپریشن بڑھتی جاتی۔ گھر میں والدین اٹھتے بیٹھتے یہی بتاتے کہ زندگی کا مقصد اچھا گھر تلاش کرنا ہے۔ سوشل میڈیا یہ سکھاتا کہ زندگی میں سب سے اہم اور بڑا دن شادی کا ہوتا ہے، اسی کے لیے خوبصورت بننا اور وزن کم کرنا ہے۔ ٹی وی ڈرامے اور بالی ووڈ کی فلمیں یہ تعلیم دیتی کہ شوہر ٹروفی ہسبینڈ ہونا چاہیے، خوش شکل اور پیسے والا۔ لاہور کی لڑکیوں کی اکثریت انہی تعلیمات کے ساتھ بڑی ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت آگے جا کے کچھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات غلط تھی اور کچھ کو کبھی معلوم نہیں ہو پاتا۔ ایسے میں حورے جہاں جیسی مائیں اب بہت کم رہ گئی تھی جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے خود سے دور دھوپ نہیں کرتی تھی۔ وہ یہ معاملے اللہ پہ چھوڑ دیتی تھی۔ وہ بیٹیوں کی تربیت پہ فوکس کرتی تھی۔ انہیں بھلے کشمالہ اور ماہی کے پروفیشن پہ اعتراض تھا، مگر انہوں نے ہمیشہ یہ سکھایا کہ امیر مرد کی تلاش میں لگو، نہ اس کے انتظار میں بیٹھی رہو۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، زندگی اس سے کہیں بلند ہے۔ ماں کو کشمالہ کی شادی کی فکر ہوتی تھی، لیکن وہ اس بات کو سر پہ سوار کر کے بار بار نہیں دہراتی تھی۔ کشمالہ کو شادی سے مسئلہ نہ تھا، وہ شادی کر لیتی اگر اسے کوئی اپنے برابر کا میچ ملتا۔ زیاد سلطان سے پہلے اسے کوئی اپنے قابل نہیں لگا تھا۔